एमपी में कमलनाथ के इंडियन कोविड बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार, बोले राजद्रोह वाले बयान पर सोनिया गांधी तुरंत करें कार्रवाई। कोरोना संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। बिहार में लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों के दौरे पर लगी रोक, सरकार ने वर्चुअल मीटिंग की दी हिदायत। बंगाल चक्रवात के 26 मई को गंगा सागर पहुंचने की आशंका, राज्य के 6 जिलों में होगी बारिश, कई राज्यों में अलर्ट जारी। तो स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, और मैं हूं जुबैर खान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव बनाने वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इस दबाव वाले क्षेत्र के सोमवार तक चक्रवाती तूफान यास में बदलने की संभावना जाहिर की गई है। ये बहुत गंभीर चक्रवात के रूप में 26 मई को बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तटों को पार करेगा। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा है कि दबाव वाले क्षेत्र के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 मई की सुबह तक चक्रवात और इसके अगले 24 घंटों के दौरान बहुत गंभीर चक्रवात में बदलने की संभावना है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और ताकतवर होता जाएगा। 26 मई की सुबह तक बंगाल और उत्तर ओडिशा तटों के नजदीक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा। चक्रवात की वजह से 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका भी जाहिर की गई है। देर रात 12 बजकर करीब उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। आरंभिक सूचनाओं में भूकंप का केंद्र जोशीमठ बताया गया है। जोशीमठ से 44 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप का केंद्र बताया गया है। लगभग 12.3 तो आपको बता दें कि 12:35 के आसपास देहरादून में भी ये झटके महसूस किए गए। कई लोग खौफ से अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। मसूरी में भी लोगों को घरों की चीजें हिलती हुई दिखाई दी। मसूरी निवासी रजत अग्रवाल, पुष्पा पडियार, अमित गुप्ता, शिव अरोड़ा ने बताया कि झटके महसूस होते ही वो घरों से बाहर निकल आए। हालांकि फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच जहां एक तरफ सरकार से वार्ता का इंतजार है, तो दूसरी तरफ 26 मई से इस आंदोलन को तेज करने की कोशिशें भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आंदोलनकारी जहां सरकार से वार्ता के जरिए मांगे मानकर आंदोलन को खत्म करने की गुहार लगा चुके हैं, तो दूसरी तरफ किसान इस आंदोलन को 6 माह पूरे होने पर मजबूत किए जाने की कवायद में जुटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 3 दिन बाद आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। काले झंडे लेकर आंदोलनकारी बॉर्डर पर सभा में जुटेंगे। इस दौरान तमाम गांवों में दोपहर 12 बजे एक साथ पुतले फूंकने का भी आह्वान किया गया है। साथ ही अगले 6 महीने का राशन जुटाने की भी तैयारी की जा रही है। टीकरी बॉर्डर पर सभा के मंच पर नजर आने वाले कुछ किसान नेता अब हिसार में सीएम के आगमन के वक्त पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुए टकराव के बाद से उपजे विवाद को लेकर वहां पर सक्रियता दिखा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार अगर कोई चीज है तो वो है वैक्सीन। 1 महीने के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए, जिसको लेकर कल मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष की बैठक ली गई। 1 महीने में विधानसभा के 3 में सभी को वैक्सीन लग जाए, ये टारगेट किया गया है। बैठक के दौरान कहा गया है कि 2-3 वैक्सीनेशन सेंटर विधानसभा में बनाने की योजना की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन से जोड़ा जा सके। बैठक के दौरान क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि क्षेत्र के 18 साल से ज्यादा वाले लोगों को कम से कम पहला डोज लग जाए, जिसके लिए वैक्सीन ऑनलाइन स्लॉट मिलता है।
जिसके लिए मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2 योजनाएं आई हैं, जिसमें निराश्रित बच्चों की जानकारी उपलब्ध की जाए, जिनके माता पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। कंट्रोल जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी से राशन बांटने की व्यवस्था की गई है। ये वाकई में एक मिनट ये बहुत गंभीर मामला है। इस कोविड की लड़ाई के बाद ये ब्लैक फंगस आ गया। लगभग अभी 278 थे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे डिवीज़न के, पूरे इंदौर संभाग के सारे जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ करते हैं, और 17 अस्पतालों में फंगस के मरीज भर्ती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में है। में निरंतर सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने इसको महामारी घोषित कर दी, और सरकार इसको बड़ी गंभीरता से हर स्तर पर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो साधन और सुविधा देने का काम कर रही है। देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे प्रमुख हमारा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा 3 का, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को, 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाए, ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष एकत्रित हुए थे, कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमने एकत्रित किए, और 1 महीने के अंदर विधानसभा में हर 18 प्लस के ऊपर वाले व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हमने टारगेट किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हर वार्ड में 2-3 सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स बने। सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की है। वो व्यवस्थित रहें सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहें, आशा कार्यकर्ता रहें, टेंट तंबू व्यवस्थित रहें, जगह अच्छी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्था उस सेंटर पे रहे। सबसे पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके बाद जब एक बार सेंटर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएगा, लगभग हो ही गए सेंटर। देखिए, कल से माननीय प्रभारी मंत्री जी, मैं और क्षेत्र के जो हमारे आर्यजित विधायक हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों की टोली प्रत्येक विधानसभा में मंडल अध्यक्ष और पार्षद जो हमारे हैं उनके साथ बैठक करके, क्योंकि ये लोग वहाँ की जो वार्ड की क्राइसिस टोली उसका भी हिस्सा हैं, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कोविड को हम कैसे उस विधानसभा के बूथ को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, वार्ड को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, उस विधानसभा को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रो कंटोनमेंट जोन बना के, अर्ली ट्रेसिंग करके, या अन्य जो भी हमको और व्यवस्थाएं करनी है, उसको लेके लगातार माननीय प्रभारी मंत्री जी और मैं पूरे इंदौर नगर के सारी विधानसभाओं की बैठक कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज ये विधानसभा थी। देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से हो रही मौत को लेकर एक और विपक्षी पार्टी भाजपा सरकार और उनके सरकारी सिस्टम को लेकर हमलावर हो रहे हैं। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और कौशांबी जिले के सांसद विनोद सोनकर ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को इसका जिम्मेदार बताया है। सांसद विनोद सोनकर कौशांबी जिले के दौरे पर थे। उन्होंने वहां सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में भी पूछताछ की। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद विनोद सोनकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उन्होंने अब तक खुद क्या किया। उन्होंने कहा कि जब देश के वैज्ञानिकों ने खोजबीन कर कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली वैक्सीन लाए, तब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने के बजाय वैक्सीन को लेकर कहा कि इस वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले जितने ट्रायल की जरूरत थी उतने ट्रायल नहीं किए गए। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई और कोरोना वेव 2 के समय इस जनपद में क्या स्थिति रही, क्या तैयारी थी,
और कितनी जांच की गई, सभी चीज़ों की समीक्षा की गई और साथ ही साथ जिस तरह से देश और दुनिया के विशेषज्ञ थर्ड वेव की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर भी पूरी समीक्षा की गई। निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय जिलाधिकारी के नेतृत्व में और सीओ साहब के नेतृत्व में जनपद कौशाम्बी में चाहे आपकी जांच रेट रहा हो, चाहे पॉजिटिव रेट रहा हो, चाहे मोर्टेलिटी रेट रहा हो, चाहे रिकवरी रेट रहा हो, वो सबसे बेहतर रहा है। उसके लिए निश्चित रूप से कौशाम्बी जनपद का जिला प्रशासन, विशेषकर से डीएम साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके नेतृत्व में जो किया गया है बहुत शानदार रहा है। यदि विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका निभाई होती और जिस समय देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहिए था, देश के लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, उस समय विपक्ष मुद्दाविहीन विपक्ष राजनीति कर रहा था, घटिया राजनीति कर रहा था और वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार कर रहा था। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आरोप लगाया था कि किसी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए जितने ट्रायल की जरूरत है, ये वैक्सीन उन ट्रायल को नहीं किया गया है। और उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस टीका को भाजपा का टीका कहा और समाज में भ्रम पैदा किया, उसके कारण बहुत सारे लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया, जिसके कारण देश और प्रदेश में बड़ी मात्रा में कैजुअलिटी हुई है। अगर वो लोग टीका हुआ होता तो निश्चित रूप से ऐसे कैजुअलिटी से हम लोग बच सकते। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज सीबीआई चीफ को लेकर एक बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष और सीजेआई की ये बैठक होनी है सीबीआई को लेकर। अगले सीबीआई प्रमुख के लिए नामों पर चर्चा होने की संभावना भी जताई गई है। मार्च से ही ये पद रिक्त पड़ा हुआ है, तो सीबीआई चीफ के लिए आज एक मीटिंग है। ये बड़ी खबर एएनबी की तरफ से, एएनबी के तमाम दर्शकों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष और सीजेआई की एक बैठक होनी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रमुख के लिए ये चर्चा होगी कि अगले सीबीआई चीफ कौन होंगे। आपको बता दें कि मार्च महीने से ही ये पद खाली चल रहा है, इस पद पर कोई भी नहीं है। इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष और सीजेआई की ये बैठक होनी है। इस बैठक में तय ये किया जाएगा कि अगले सीबीआई प्रमुख कौन होंगे। आपको बता दें कि मार्च के महीने से ही लगातार सीबीआई का ये पद रिक्त चल रहा था, इस पर कोई भी आसीन नहीं थे। इसी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष और सीजेआई की ये बैठक होनी है और इसमें तय ये किया जाएगा कि देश की सीबीआई के अगले प्रमुख कौन होंगे। यूपी में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है, लेकिन सरकार के सामने एक संकट भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों में केस बढ़ते जा रहे हैं। मगर मथुरा का एक गांव ऐसा भी है जहां अभी तक गांव वालों की जागरूकता और निगरानी के चलते गांव को अभी तक कोरोना फ्री रखा गया है। हम बात कर रहे हैं मथुरा के गांव नगला मोरा की, जहां के गांव वाले कोरोना जन जागरूकता का एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगला मोरा निगरानी समिति कोरोना के बचाव में अच्छा काम कर रही है। ग्रामीण जागरूक हैं, जो भी गांव में बाहर से आता है उसे मास्क दिया जाता है, सैनिटाइज भी किया जाता है। इसके चलते अभी तक अपने गांव को पूरी तरह से ग्रामीणों ने कोरोना से मुक्त रखा है। ग्राम नगला मोरा के जो निगरानी समिति है और सभी ग्रामीण जो हैं वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ के सभी ग्रामीण बड़े जागरूक हैं, गांव में आने वाले व्यक्तियों को मास्क भी देते हैं, आने जाने वाले लोगों पर नज़र भी रख रहे हैं। सैनिटेशन करने में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुद भी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और ये इंश्योर अपनी जागरूकता के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करने के ज़रिए और एक जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने सभी लोगों ने उठाई है जागरूकता के ज़रिए और उनके गांव को लगभग कोरोना फ्री
इस समय तक बनाकर रखा है। तो एक बड़ा प्रशंसनीय कार्य है और इस तरीके से अगर सभी ग्रामवासी या सभी शहर के जो हमारी निगरानी समितियां हैं वो मेहनत से काम करें और जागरूकता के साथ कार्य करें तो हम कोरोना की जंग जो है वो निश्चित ही। कोरोना कर्फ्यू के दौरान लगभग 2 महीने से बंद व्यापारी प्रकोष्ठ में नाराजगी दिखाई दी और इस दौरान व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि लगभग 2 महीने से बंद चिल्लर और थोक व्यापारी अब प्रशासन से नाराज होकर कह रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मोनोपोली को अब नहीं चलने दिया जाएगा। ये फैसला लाते हुए कल चिल्लर और थोक व्यापारियों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। इसी कड़ी पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि जिस तरह कोरोना संक्रमण के वक्त हमारे व्यापारियों ने कोरोना योद्धा की तरह बालाघाट जिले की जनता को घर बैठे राशन, सब्जी और अन्य सामग्री मुहैया करवाई, लेकिन प्रशासन उनसे चालान कार्रवाई करता रहा, जिसके विरोध में बालाघाट नगर में बंद का आह्वान किया गया है। आज सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे जब व्यापारी अपनी दुकानें सफाई करने के हिसाब से सबके लिए खोल रहे थे, किराने की अनाज की दुकानें, उस समय जिस प्रकार से पुलिस ने और जिस प्रकार से प्रशासन ने अभद्र व्यवहार किया है और गुंडागर्दी बताई है, किसी के सामने उनका फोटो लेने का काम किया है, तो जिससे व्यापारी दरे सहमे हैं। इस बात को सबको ध्यान रखते हुए बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सभी व्यापारियों से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि आज बालाघाट में अनाज, किराना सभी दुकानें बंद रहेगी और कल तब तक बंद रहेगी जब तक प्रशासन अपनी इस नादिरशाही के लिए क्षमा भी नहीं मांगता। और कल जब निर्णय होगा, आपदा प्रबंधन कमेटी की शायद कल बैठक बुलाने की हमारी चर्चा हुई है। इसकी चर्चा मैंने कलेक्टर महोदय से भी किया, अपना मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रामकिशोर कावरे से भी बात हुई और बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन जी से भी बात हुई और उनसे सबसे बात होने के बाद और कल इसका निर्णय होगा। कल शायद हमने सबसे मांग भी की है कि इस समय सारे व्यापारी लगभग 1.5-2 महीने। यूपी के आगरा में दस्तावेज बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लेखपाल वीडियो में रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत एसडीएम खेरागढ़ संगीता राघव के पास पहुंची, जिसके बाद वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए गए। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह वीडियो कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। वायरल वीडियो में लेखपाल रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोविड और ब्लैक फंगस ने दस्तक क्या दी? प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों की मानो लॉटरी लग गई। मरीजों को पहले गुमराह करके अपने यहां भर्ती कराते हैं और फिर उनके परिजनों पर अपने झांसे में लेकर उनसे मोटी रकम की वसूली की जाती है। तीमारदारों के पास पैसा ना होने की दिशा में उनको तरह तरह की धमकियां भी दी जाती हैं। इस हॉस्पिटल की ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि ना तो यहाँ पर डॉक्टर हैं और ये जो है बिना रजिस्ट्रेशन के जो है हॉस्पिटल जो है चला रहे हैं। इसी शिकायत पर यहाँ छापा मारा गया और शिकायत सही पाई गई है। इसके पहले भी इसकी जांच हुई थी, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और मौके पर भी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। एक मरीज़ जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है उस मरीज़ को इन्होंने भर्ती किया है, जबकि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। किस हालत में है वो मरीज़? वेंटिलेटर? अब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डॉक्टर साहब ने बताया कि इस समय 46 चल रहा है। कोरोना और ब्लैक फंगस की महामारी क्या आई, प्राइवेट हॉस्पिटलों की तो चांदी निकल पड़ी। ताज़ा मामला बस्ती जनपद के मड़वा नगर टोल प्लाजे के पास का है, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी मान्यता के, बिना किसी डॉक्टर के गरीब मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे थे। आज सदर एसडीएम आसाराम वर्मा, कोतवाल बस्ती और लेखपाल सदर तहसील की टीम ने जब सिवा हॉस्पिटल पर वहां पहुंचकर वहां की हकीकत देखी तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ना एक डॉक्टर था, ना तो कोई नर्स थी, ना कोई वार्ड बॉय था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चपरासी और एक वॉचमैन था। एक पेशेंट काफ़ी कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब थी, सीरियस पेशेंट थी। उसका ऑक्सीजन लेवल 40 से 45 के बीच में था। तो जब इस बारे में उसके परिजन से बात की गई तो उसने कहा कि यहाँ पर
हम 3 दिन से हैं और डॉक्टर पैसे पे पैसा हमसे लेते जा रहे हैं। आज इतना पैसा, कल उतना पैसा, और आराम हमारे मरीज को कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बारे में जब उप जिलाधिकारी आसाराम वर्मा से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि सरकारी एम्बुलेंस मंगाई गई है, मरीज को सरकारी अस्पताल जिला बस्ती में शिफ्ट कराया जा रहा है और इस हॉस्पिटल को सीज करने के साथ साथ इसके संचालक के ऊपर और अन्य इसके साथ जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर FIR लिखा करके मुकदमा पंजीकृत करा करके जेल भेजा जाएगा। अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक हैप्पी हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल संचालित हो रहा था, वहाँ पर भी ये कार्रवाई की गई। वहाँ पर भी कोई मान्यता नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी। एक हॉस्पिटल और पकड़ा गया था जिसमें ऑक्सीजन के नाम पर एक एक मरीज से एक एक घंटे का 5-5 हज़ार रुपये लिया जा रहा था, उसके पास भी कोई डिग्री नहीं थी। तो बस्ती ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे हॉस्पिटलों की भरमार है कि ना तो किसी के पास कोई डिग्री है, ना तो किसी के पास हॉस्पिटल संचालित करने का लाइसेंस है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं और मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होती है बस्ती प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर। अभी न जाने कितने हॉस्पिटल ऐसे बस्ती में संचालित हो रहे हैं कि जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नौसीन खान के साथ तौफीक खान, ANB न्यूज, बस्ती। मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए एक नकाबपोश ने समाज सेवी और पेट्रोल पंप व्यवसायी समीर गांधी के घर में घुसकर पिस्टल से फायरिंग कर दी। फायरिंग में नौकर के हाथ में गोली लग गई, लेकिन नौकर ने हमलावर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया और ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि, लेकिन जो लड़का है वो दिन दहाड़े बुर्का पहनकर अंदर घुसा और उसने किचन में जाकर पहले का नाम लेकर नहीं, मतलब वो कहाँ है वो लेकर आओ। फिर उसके बाद उसने बाई पर 3 बार गोली चलाई जो नहीं चली। चौथी बार चली तो वहाँ पर एक लड़का काम कर रहा था, उसके हाथ पे जाके लगी। जैसे हाथ पर लगी तो उस लड़के ने उसको, जो काम कर रहा था, उसने उसको दबोच लिया और दबोचने के बाद वो भागा तो बाहर मैं खड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया। मैंने SP साहब को फ़ोन लगाया तो शायद 1 मिनट के अंदर अंदर सारा पुलिस फोर्स आ गया था। अब कारण कोई मेरी जातिगत रंजिश तो किसी से है नहीं, पूरा जीवन कोई रंजिश का तो प्रश्न ही नहीं पैदा। ये आपको क्या लगता है कि लूट की इच्छा से आया होगा? मेरे पास फ़ोन आया था आदरणीय समीर गांधी जी का, इनका घर है ये। उनका बताना था कि हमारे घर पे कोई बदमाश घुसा है, काले कपड़े पहन के आया था और उसने हमारे नौकर से ने उसको पकड़ा है, गोली भी चलाई है तो उसके हाथ पर लगी है। मैं तत्काल हमारे DI साहब को और SGP साहब को तुरंत रवाना किया था और मैं भी तुरंत निकल के आ गया था कि यहाँ पर घर पे ही जब उसको पकड़ा लकड़ी चल रही थी तभी पुलिस पहुँच गई थी और इसे पकड़ा है। इसमें अभी तक जो बात सामने आई है कि एक व्यक्ति जो है अपना बुर्का और काले कपड़े पहन के अंदर आया था और जाके जहाँ इनके किचन में काम कर रही थी भाई, उससे उसने कहा कि पैसे दे दीजिए और पैसे देने के ऊपर से उसने कहा तो पहले वो समझ उतना नहीं पाई। तब तक एक दूसरा लड़का जो चंदेल सिंह परिहार है उसको भी उसने कहा और उनसे मुझसे उसको एकदम लात मारी। तो उसके बाद वो दोनों को लेके एक कमरे की तरफ ले जाने लगा धक्का मुक्की करके। उसमें से चंदेल ने काफ़ी हिम्मत करके उसको हाथ पकड़ा है जिसमें गोली चली है और उस दौरान जो भी बातें हम डिटेल में पूछ लेंगे। हल्का सा उसको चोट लगी है और उसको इस हिम्मत करके जो लोगों ने पीछे से जब यूपी के बिजनौर में मंदिर के पुजारी की कोरोना महामारी के दौरान हुई मौत के बाद अपनों ने ही कोरोना के खौफ के चलते किनारा कर लिया, लेकिन पुलिस ने पुजारी का अंतिम संस्कार कर मानवता की नई मिसाल पेश की। पुलिस का मानवीय चेहरा देख इलाके के लोग पुलिस की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे। SP ने इस पूरे मामले में पुलिस की पीठ थपथपाते हुए पुलिस टीम को 10,000 रुपए की नकद राशि देकर सम्मानित किया। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगह जगह कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे कोरोना की चेन तोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने से पहले ही कोरोना टेस्ट कराना बेहद लाजिमी है। इससे पहले भी पता चल जाएगा कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत होम आइसोलेट किया जाए। इससे बढ़ते कोरोना वायरस की चेन तोड़ी जा सकती है। वहीं इस बीच कैंप में पुलिस विभाग की ओर से अच्छा खासा सहयोग दिया गया।
जहां पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को कोरोना की जांच कराने के लिए जागरूक किया। देखो, ये महामारी जो घोषित हो रखी है कोविड-19, इसकी चेन को तोड़ना है, इसे बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त करनी है और ये सबसे सुलभ रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें और इस चेन को ब्रेक करके इसको जल्दी से जल्दी तोड़ के इस महामारी से मुक्ति पाएं और इस चीज़ में हम पूर्ण सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमने बिना रात दिन और देखे इतवार सोमवार सारी छुट्टियों को छोड़कर और बारिश और कुछ भी तूफान किसी को सबको नज़रअंदाज करते हुए हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं और ये मेन उद्देश्य यही है और बहुत जल्दी काफ़ी लोग इससे कम भी हुए हैं। अगर हम कोरोना का ग्राफ देखें तो काफ़ी डाउन चला गया है पिछले इन 10 दिनों में ही और ये बहुत जल्दी इससे मुक्ति मिल जाएगी। इससे हमें काफ़ी कामयाबी मिलेगी क्योंकि जो अननेसेसरी मंडी में भीड़ आती है वो भीड़ पे कंट्रोल हो जाएगा और जो हमारी टेस्टिंग हो रही है उससे कोरोना की जो महामारी है उस पर भी कंट्रोल होगा। जो पॉजिटिव केस आते हैं तो उनको आइसोलेट करने में हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। देखो, ये कैंप लगाया है डॉक्टर मान सिंह जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है RSS वालों ने। ये जो यहाँ कैंप लगाया है ये बीमारी की उसको देखते हुए इसलिए इस बार ज़्यादा भीड़ का इलाका है, भीड़ का स्टेशन है, इस तरह से मतलब इनके टेस्टिंग कर रहे हैं जिससे कि ये लोग मतलब तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।